बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन की। साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेबाक बोल पर। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और इसका रिजल्ट एनडीए गठबंधन की तरफ झुका और सरकार एनडीए गठबंधन की बन चुकी है। लेकिन हम लोग बात करेंगे इस पूरे चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो बनाया गया, जो वादे किए गए, जो वादों के आड़ में एक रैकेट चला और उस रैकेट ने इस देश के चुनाव को बदल दिया। जो विदेशों से काम हुए, जो देश के अंदर बैठे एआई सॉफ्टवेयर, एआई सिस्टम से विदेशों से भी काम हुए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के बारे में कि इस वीडियो के अंदर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हम जो अनछुए हैं, उसको हम लोग समाज के अंदर जो हुए हैं, जिसका असर इस चुनाव पे भरपूर पड़ा है, उसके विषय में बात करेंगे हम लोग। वीडियो को आप पूरा देखिएगा जरूर, एक दल के नजरिए से नहीं। सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, ऐसे तमाम दल हैं नेशनल लेवल के, रीजनल लेवल के। उनके चश्मों, उनके जैसे होकर के नहीं, भारत के नागरिक, भारत के हित के सोचते हुए इस वीडियो को देखिएगा। कोशिश करेंगे हम कि आपके सामने जो साक्ष्य रखें, उससे आप रूबरू होने के बाद बातों को समझें। साथियों, माता के दरबार से वापस लौट रहे श्रद्धालु जो बस में थे, उनके ऊपर क्रूरतापूर्ण, कायरतापूर्ण घात लगा करके हमला किया गया। और ये वो जश्न था जिसको वहां की जनता ने एक अलगाववादी नेता को जेल में रहते हुए जिताया और उन्होंने कायरतापूर्ण, उग्रतापूर्ण तरीके से ये जश्न मनाया। माता के दरबार से लौट रहे श्रद्धालुओं के ऊपर गोली चलाया। एक 2.5 साल का बेटा था जिनको 5-5 गोलियां मारी गई थी। साथियों, जो बचे हैं उस बस के हादसे के बाद, उनको इस सच्चे भारतीय की तरफ से गहरी संवेदनाएं, दिल से संवेदनाएं, वो इस गहरे शोक से बाहर निकले। जो चले गए हैं उनको इस सच्चे भारतीय की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिले। मणिपुर के अंदर अभी कुछ दिन पहले कई घर जलाए गए, उग्रवाद का नंगा नाच हुआ। वहां पे जितने लोगों के घर जलाए गए, एक सच्चे भारतीय होने के नाते उनके प्रति भी गहरी संवेदनाएं हैं। उनको पलायन करना पड़ा, इससे दुख की बात है। एक जहां पे लोकतंत्र का हवाला दिया जाता है, संविधान का हवाला दिया जाता है, धर्मनिरपेक्षता का हवाला दिया जाता है, वहीं पे लोग अपनी जबान सिल लेते हैं, अपनी जुबान सिल लेते हैं ऐसे ऐसी घटनाओं के बाद। और उनके सेलेक्टेड राज्यों में, उनके सेलेक्टेड धर्म जाति के लोगों पे जब कोई होता है तो वो सड़कों पे दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। साथियों, सहारनपुर में एक ऐसा प्रत्याशी जो जीता, जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काटने की बात करता है, ये लोकतंत्र संविधान बचाने वाले के मुंह से, इस धर्मनिरपेक्ष के जो ठेकेदार हैं फर्जी, उनके मुंह से एक चूं तक नहीं निकलता है। और उस दिन जीतने के बाद देर रात में जश्न मनाने की जो तरीके थे, तेज तेज नारे, तेज तेज चिल्लाने की आवाज अर्धरात्रि में लगभग, जिसमें उग्रता की सारी हदें पार की गई। शारीरिक भाषा में शरीर पूरा उग्र था, शब्दों में पूरा नग्नता था, इशारों में पूरा अश्लीलता था। ऐसे तरीकों से राजपूत जिस मोहल्ले में ज्यादा रहते थे, कहीं न कहीं उन लोगों ने भी वोट उस प्रत्याशी को दिया था। उनको भी ऐसे शारीरिक उग्रता का, शब्दों की नग्नता का और अश्लील इशारों का सामना करना पड़ा। लज्जित होकर के अपने बालकनी, अपने मकान में फिर उनको वापस जाना पड़ा। एक केरल है जहां पर पहली बार एक दल चुनाव जीतती है। देश के आजादी के बाद पहली बार वहां एक दल चुनाव जीतता है और वहां पर कितने सांस्कृतिक तरीके से वहां पे वो जश्न मनाया जाता है, उसमें देश की वाकई में संस्कृति झलकती है। साथियों,
देश के महापुरुष, निर्भीक गद्दारों का सामना करने वाले महाराणा प्रताप जी का सम्मान राज्य के मुख्यमंत्री जाकर के बढ़ाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनकी प्रतिमा का आदर करते हैं, अपना सर नीचे करके उनको सम्मानित करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा दिखाते हैं। अगले ही दिन वहां पे महाराणा प्रताप जी का घोर अपमान किया जाता है, उनके प्रतिमा पर पैर रख करके उनका घोर अपमान किया जाता है। उनके कद के आसपास कोई इस समय भारत के अंदर नहीं है जितना वो निर्भीक गद्दारों के विरुद्ध लड़े थे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। लेकिन कुछ लोग जो अपने जाति के नाम पर इस समय चुनाव के समय में सोशल मीडिया पे वायरल किया गया कि पगड़ी की बात है, पगड़ी का सवाल है। साथियों, जब अश्लीलता भरे शब्द इशारे उनको किए जाते थे तब उनकी पगड़ी गिरवी नहीं हुई। महाराणा प्रताप जी का अपमान हुआ तब पगड़ी गिरवी नहीं हुई। अगर यही माहौल रहा देश के अंदर तो जाति धर्म में बंट करके जब सर ही नहीं बचेगा, इतने कमजोर हो जाएंगे जाति धर्म में बंट करके कि ऐसी हालात बन जाएंगे कि जब आपका सर ही नहीं रहेगा तो वो पगड़ी कहाँ रहेगी। पहले सर बचाने की सोचिए, फिर पगड़ी की बात करिएगा। एक केरला जो देश का सबसे बड़ा शिक्षित राज्य है, वहां के एजुकेशन सिस्टम का बोलबाला है, वो सबसे ज्यादा IAS पैदा करता है, इसलिए कि वहां वाकई में संस्कार नहीं है। शिक्षा के साथ जब संस्कार मिलता है तो देश पहले जहां का वो व्यक्ति होता है, वो मोहल्ला, फिर शहर, फिर राज्य, फिर देश तरक्की करता है जब शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ जाए। बिहार, जिसको बीमारू राज्य बोला जाता था, वहां से जिसका शिक्षा का लेवल काफी नीचे है देश में, वहां से देश की सेवा करने के लिए सच्चे IAS PCS निकलते हैं। एक ऐसा राज्य जहां शिक्षा सबसे ज्यादा है, वहां से आतंकवादी संगठन से जुड़ने के लिए लोग प्रेरित होते हैं। एक ऐसा राज्य जिसको कि सबसे नीचे, सबसे बीमारू बोला जाता है, जहां शिक्षा का स्तर नीचे है, वहां से देश की सेवा करने के लिए सच्चे सपूत निकलते हैं, प्रशासनिक सिस्टम में एक अच्छे पद पर आके बैठते हैं। शिक्षा के साथ बिना संस्कार के कुछ नहीं है। वो शिक्षा फिर आतंक का नंगा तांडव करता है, ये सब ने देखा है। और ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन उस कुछ लोग को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस देश के लगभग 60 से 65% लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले ये जनता चुनती है अपराधियों को और अपेक्षा करती है कि माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। आप जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी को बढ़ावा देने वाला, कश्मीर को जलाने वाला जो जेल के अंदर बंद है, उसको आप चुनाव जिता देते हैं। अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान बनाने का सपोर्ट करता है, खालिस्तानी मानसिकता उसके रग रग में बसी हुई है, जो एक IAS अफसर का हत्या करता है, एक थाने को जलाता है, वहां के सिपाहियों को डराता है, मारता है, उसके बाद एक अपने खालिस्तानी साथी को छुड़ा करके वहां से लेके चला जाता है और वो पकड़ा जाता है, डिब्रूगढ़ के जेल में बंद है वो खालिस्तानी समर्थक, और जेल में बंद है। उसके बाद भी वो चुनाव जीत गया, भारत की जनता ने उसको जिता दिया। एक पूर्व प्रधानमंत्री का हत्यारा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का हत्यारा, उसका बेटा चुनाव लड़ता है और वो भी चुनाव जीत जाता है। ये देश कहाँ खड़ा है। ऐसे अपराधी जब चुनाव जीतते हैं, ऐसे कई अपराधी चुनाव इस बार जीते हैं जिनका असर सिर्फ उस संसदीय क्षेत्र तक नहीं रहता। ऐसे अपराधी अगल बगल के कई सीटों पर प्रभाव छोड़ते हैं, उनका अपराध हावी होता है। वो समाज से भूमि माफिया के रूप में अवैध वसूली करवाते हैं, व्यवसायियों से अवैध वसूली कराते हैं, अपनी दबंगई बना के रखते हैं, जिसका कई संसदीय क्षेत्रों में उसका असर पड़ता है। ऐसे लोगों को आप जिताते हैं, चुनने वाले आप हैं, और बोलते हैं कि सुख शांति नहीं है, देश में अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, दुराचार बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, छिनैती बढ़ रही है। चुनते हैं आप अपराधी को, देश के अलगाववादी को। अगर कोई चुनाव अपराधी जो प्रवृत्ति का है, देश के विरुद्ध जो भाषा बोलता है, जो व्यंग बोलता है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वैसे लोगों को आप वोट देते हैं। अगर वो चुनाव नहीं जीत पाया है, फिर भी कई लाख वो वोट पाता है, हजारों वोट पाता है, लाखों वोट पाता है, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है।
वो जीत नहीं सका है। जो जीत गया तो वो जीत ही गया, जो नहीं जीत गया है ये दिखाता है कि ये इस देश के लिए कितना आपके दिल के अंदर श्रद्धा है, कि एक ऐसी मानसिकता को जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत को अपमानित करता है, उसको आप वोट देते हैं, वो भले चुनाव हार जाता है। यानी कि उतने लोग, जो लाख लोग वोट देते हैं उस अपराधी को, भले वो चुनाव हार जाए, उनके दिल में भारत, अपने देश के प्रति क्या सम्मान है ये दर्शाता है। देश के अंदर सबसे चर्चित सीट रही अयोध्या, जहां से बीजेपी का हारना, ये देश के साथ विदेशों में भी बड़ा मुद्दा रहा। विदेशों में मुद्दा क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एक टूल किट गैंग है जो विदेशों से एआई सॉफ्टवेयर सिस्टम से तमाम ऐसे सत्ताधारी पक्ष के नेताओं का वीडियो एआई के माध्यम से एडिट करके समाज के अंदर डाला है, जिसको जनता जान ही नहीं पाई। एआई सॉफ्टवेयर का कमाल जान ही नहीं पाई। उसमें जो वीडियो कट होता है, जो वीडियो कट हल्का सा लगता है, वो जनता पकड़ ही नहीं पाती। अच्छे अच्छे लोग भी अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं। एआई सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा यूनिक हूबहू क्लोन बनाता है किसी का कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। वो आवाज भी उसी का निकलता है, जो आवाज किसी बंदे का अगर उसमें फीड होगा, जो पेड वर्जन है जिसका, तो ये तो पूरा टूल रैकेट ही विदेश से चला जा रहा था। पैसों की किसी के पास कमी नहीं थी। ऐसे रैकेट इस देश को ऐसे वीडियो, भड़काऊ वीडियो बना करके एआई का इस्तेमाल करके गुमराह किए। जनता गुमराह हुई और वोट दी। एक गारंटी वारंटी 1 लाख रुपए का एक ये भी मुद्दा है। 1 लाख रुपए बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को, कुछ खास वर्ग की महिलाओं के लिए, ये अब लगता है कि ये सही है, कुछ खास वर्ग की महिलाओं के लिए था, क्योंकि 99.99% मुस्लिम वर्ग की महिलाएं कई इस कड़े धूप में कई घंटे लाइनों में लग करके खाते खुलवाते हैं। उनको बरगलाया गया है कि 8,500 रुपए आपके खाते में आएगा। कर्नाटका के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी। अब किसी को कष्ट नहीं हो रहा है। जो नोटबंदी पे चिल्लाते थे, बोलते थे कि नोट के लिए, फुटकर कराने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं, वो इतनी गर्मी में, इतने तेज धूप में लगभग 7,000 से 8,000 खाते एक दिन के अंदर खुलते हैं कर्नाटक में पोस्ट ऑफिसों के अंदर। ये इंडी गठबंधन को अब तरस नहीं आता है कि ये किस लिए लाइन में लगाए गए हैं, जो तेज धूप के अंदर खड़ी महिलाएं हैं। इनको, इनके इंडी गठबंधन से, और मैं ये भी कहूंगा कि कुछ प्रशासन और कुछ सत्ता पक्ष के लोगों का भी इसमें पूरा योगदान है, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट इस तरह से काम कर ही नहीं सकता कि आपके घर जाए, आपसे फॉर्म भरवाए और गारंटी कार्ड थमा करके चले आए कि आपको 5 जून से पैसा मिलेगा, 5 जून से आपको पैसा मिलेगा। बरगलाया गया, साइन करवाए गए, कई जगह फॉर्म भरवाए गए, और फिर क्या मिलता है, खाता खुलवाए भी गए, फिर लाठियां दफ्तर के सामने कुछ लोगों को मिला। एक मुद्दा यह भी है कि जनता, बेरोजगार युवा इन झांसों में फंसे हैं और फंसने के बाद एक तरफा वोट किए हैं। लेकिन जिन्हें देश के बारे में सोचना है, जिन्होंने ये पाया है कि पिछले 10 साल के अंदर बहुत तेजी से आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं, बिजली मिला है, सड़कें बनी हैं, आयुष्मान हेल्थ कार्ड मिला है, हर घर में जल भेजने की तैयारी है। यूपी के ही अंदर 543 गांव को चयनित किया गया है जहां की पानी टंकियां बन रही हैं, हर घर में जल पहुंचेगा। ऐसी योजनाओं से कोई लाभ सत्ता पक्ष को नहीं मिला, क्योंकि 1 लाख रुपए बेरोजगारों को, 1 लाख रुपए महिलाओं को, किसान का कर्ज माफी, ऐसे गारंटी कार्ड बनाए गए और लिखित तौर पे कुछ खास विशेष वर्ग की महिलाओं को गुमराह करने के लिए उनके घरों में जा जाकर ये सब चीजें दिए गए। आचार संहिता का खुला उल्लंघन था, लेकिन इस पे सारे लोग चुप हैं। अयोध्या के अंदर जो मुद्दा सुलगता आ रहा था, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, आप उनको पद्म विभूषण देते हैं। जो महासचिव उस समय था, जिसने आदेश दिया था कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए, उसको भी आप अवार्ड देते हैं। उसके बेटे को आप चुनाव लड़वाते हैं अपने पार्टी से, और वो भी चुनाव हार जाता है।
ये वो अयोध्या के जनता के मन में टीस थी कि जिन्होंने कार सेवकों की हत्याएं होते, अयोध्या की धरती, पावन धरती को लहूलुहान होते देखा था। आप उस सरकार के मुखिया को और उस सरकार के महासचिव को, उस पार्टी के महासचिव को आप पुरस्कृत कर रहे हैं। उनके साथ आप एक प्रकार से चुनावी जो माहौल था, जिसके विरोध में आप सरकार बनाने आए थे, बनाया भी, आप उसको पुरस्कृत करके जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते थे? वो रोष, वो गुस्सा सुलगता था वहाँ की जनता के मन में कि जो हत्या करवाया है यहाँ पे कार सेवकों का, उसको आप पुरस्कृत कर रहे हैं। तो क्यों न मैं, जब बीजेपी इतना करीब जा रही है उस दल के, तो मैं उस दल को सीधे वोट क्यों न दूं? धर्म परिवर्तन। साथियों, जब कोई ये नारा लगाता है ना मथुरा ना काशी, अब की बार सिर्फ अवधेश पासी, तो क्या आपको लगता है कि ये एक हिंदू ऐसा बोल सकता है? एक हिंदू जो अपने देवी देवताओं में आस्था रखता है, उनको अपना आराध्य मानता है, वो कभी भी काशी मथुरा को नजरअंदाज कर सकता है? ऐसे पावन जगहों को हिंदू अपने नजरअंदाज करके ऐसे नारे लगाएगा? यह है धर्म परिवर्तन का मुद्दा, जो मैं 2011 में इसको उठाया था, और उस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और यहाँ राज्य सरकार भी दूसरी थी। काफी हो हल्ला मचा था मेरे धर्म परिवर्तन के उस कई वीडियो पे, इमेजेस पे, जिसे मुझे हटाना पड़ा। ये सन 2000 के बाद ये रैकेट काफी हावी है, देश को खोखला कर चुका है। ये धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा था वहां पे, जिन्होंने ये नारा लगाया ना मथुरा ना काशी, अब की बार सिर्फ अवधेश पासी। ये हिंदू धर्म कभी हो ही नहीं सकता, एक हिंदू ऐसे नारे कभी लगा ही नहीं सकता। और ये धर्म परिवर्तन कर चुके लोग बेहद खतरनाक हैं। जो हिंदू समझते हैं कि आप 80% इस भारत के अंदर हैं, वो गलत सोचते हैं। आप अल्पसंख्यक के रूप में होते जा रहे हैं। कई राज्यों में आप अल्पसंख्यक भी नहीं है, आपका नामो निशान वहां लगभग मिट चुका है। जहां है वहां आप कमजोर किए जा चुके हैं। आपके अंदर से किसी को ईसाई बना दिया गया, किसी को मुसलमान बना दिया गया, किसी को बौद्ध बना दिया गया। ये धर्म परिवर्तन का एक बड़ा बहुत रैकेट जो विदेशों से चलता है और बहुत ही चालाकी से भारत के अंदर काम करता है। भारत के लोग उसको बढ़ावा देते हैं, यहाँ के नेता बढ़ावा देते हैं, और वो जानते हैं कि मैं सिर्फ अपने जाति का वोट लेकर के नहीं जीत सकता हूं। वो खुद अपना धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। आप जा करके गूगल करिएगा, आप देखिएगा कि जो नेता मंदिर में नहीं जाते, जो चुनावी माहौल में मंदिरों में माथा टेकने सिर्फ जाते हैं, वो धर्म परिवर्तन अपना करा चुके हैं, 100% करा चुके हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप पढ़िएगा जा करके, सोशल मीडिया पे देखिएगा, वो धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। वो जानते हैं कि बिना धर्म परिवर्तन कराए मुझे दलित बंधुओं का, यादव बंधुओं का, पाल बंधुओं का, कुशवाहा बंधुओं का, पासी बंधुओं का, पासवान बंधुओं का, बनिया का, राजपूत का, ब्राह्मण का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी जातियां कुछ न कुछ प्रतिशत, कुछ जातियां धर्म परिवर्तन करा चुकी हैं, और कुछ जातियां तो 80% से ज्यादा धर्म परिवर्तन अपना करा चुकी हैं। आप जो ये गलतफहमी में है कि हिंदू अभी भी बहुसंख्यक हैं भारत के अंदर, ये अंदर से बिल्कुल गलत लगभग हो चुका है। आप अल्पसंख्यक के रूप में लगभग हो चुके हैं। ये चुनाव का रिजल्ट धर्म परिवर्तन के मुद्दे पे खरा उतरता है। जिन्होंने ये रैकेट बनाया था वो कामयाब हो चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन आशा करता हूं कि अगर वीडियो शेयर हुआ तो आपके आईटी सेल तक ये जरूर पहुंचेगा, आपके यहाँ तक पहुंच जाएगा। एक निवेदन है आपसे कि देश के अंदर जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो वो दल से बड़ा देश आप बोलते आ रहे हैं, ये होता ही है, होना भी चाहिए। किसी भी राज्य में किसी भी दल का शासन चलता हो,
चाहे वहाँ बीजेपी की राज्य में गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हो, रीजनल पार्टियों का वहाँ पे शासन हो, आप सबके लिए आवाज उठाया करिए। आपका पिछले 1 वर्ष पहले मणिपुर जब परेशान था, वहाँ की जनता परेशान थी, आपने बहुत देर की, बहुत ही ज्यादा आपने देर की। वहां की शुरुआत हुई घटनाओं से ही सबक और चिंता आपको लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए था। वहां आपकी सरकार थी और कड़े निर्णय लेने चाहिए थे। आपको मीडिया के माध्यम से या तो आप राष्ट्र के नाम संदेश भी दे सकते थे, आप मणिपुर जनता के नाम संदेश दे सकते थे, एक्स पे लिख सकते थे, बोल सकते थे, आप अनुरोध कर सकते थे वहां की जनता से कि ऐसा न करें और आपसी सौहार्द बनाए रखें। लेकिन आपने बहुत देर की, वहां पे बहुत ही पहले वहां प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। स्थिति इतनी बिगड़ने देने नहीं चाहिए थी आपको। जैसे आप आते हैं और बंगाल, कर्नाटक, सारे जगहों के बारे में बोलते हैं, अब बोलिए, अच्छी चीज है, विपक्ष की कमियों को आप उजागर करते हैं, करिए, लेकिन जब आपके शासित राज्यों में कोई घटना होती है तो आप चुप न रहा करिए। आप जनता के बीच में एक संदेश, एक प्रेरक के रूप में, एक संदेश वाहक के रूप में खड़ा हो जाया करिए। ऐसे माहौल जो खराब करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध में एक दीवार बन के खड़ा हो जाया करिए। आप से विनम्र निवेदन है कि ऐसे किसी भी राज्य में क्रूर, गंदी, अश्लील घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं, तो आप किसी भी दल की सरकार वहां पे हो, सबसे पहले आपको खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले उस हादसों पर, घटनाओं पर आपका कमेंट आना चाहिए, ये होना चाहिए। आशा करता हूं कि चीजें सुधरेंगी और आप आने वाले समय में ऐसा करेंगे, आशा करते हैं। साथियों, इस चुनाव से थोड़ा पहले ही और कुछ चीजें चुनाव के दौरान ऐसी चीजें हुई हैं जिससे काफी लोग वाकिफ नहीं है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, जानते होंगे आप, बहुत सारे लोग जानते हैं। इंडी गठबंधन द्वारा एक लेटर लिखा गया था, इसलिए लेटर लिखा गया था कि यूट्यूब पर, गूगल पर तेजी से जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं हिंदू वर्ग के, उस पर निगरानी रखी जाए। उस पर बाकायदा सबका नाम है, जो सिग्नेचर स्वरूप है। हो सकता है कि ये जनता गलत समझे, लेकिन लेटर है और वो गूगल को लिखा गया था कि वो ऐसे पर कार्रवाई करे, ऐसे वीडियो को प्रमोशन ना दे, ऐसे वीडियो को आगे बढ़ने ना दे, उसको लॉक करे, चैनल को डिलीट करे या उसको खरीदने का प्लान बनाए। जो बहुत ही ज्यादा व्यू आते हैं जिसके चैनल पे, जिस पे करोड़ों लाखों व्यू कम से कम आते हैं, या तो अगर वो धर्म का प्रचार कर रहा है, देश की सरकार का अगर प्रचार कर रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जाए, नहीं तो फिर उसको खरीदने का प्रयास किया जाए। ये कितना बड़ा घात है देश के साथ। जो लेटर सुंदर पिचई को, गूगल के, यूट्यूब के सीईओ को लिखा गया था, और ये सारे चैनल, यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं, जिनके वीडियो के ऊपर लाखों करोड़ों व्यू आते हैं, उनको भी चिन्हित किया गया खरीदने के लिए, नहीं तो चैनल को डिलीट कराने के लिए। और आपने पाया होगा यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित वीडियो थे, सनातन धर्म से संबंधित वीडियो थे, उसका प्रमोशन नहीं हो पाया। आप देखे होंगे इंडी गठबंधन द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार को, चलाए जा रहे एआई सॉफ्टवेयर से बनाए गए वीडियो को, उसका एक इंप्रेशन होता है हर मोबाइल पे, हर यूट्यूबर के स्क्रीन पर भेजना। ये गूगल का, यूट्यूब का काम होता है। अगर वो चाह जाए
तो पूरे यूजर्स को, गूगल और यूट्यूब सोशल मीडिया के यूजर्स के मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, एंड्रॉयड एलईडी स्क्रीन पे वो सीधा यूट्यूब के ऊपर डिस्प्ले कर सकता है, अपना इंप्रेशन भेज सकता है। अगर वो क्लिक करके कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो थंबनेल दिख जाता है, इमेज कम से कम दिख जाता है, उसको आप क्लिक करेंगे, देखेंगे तो उसमें दुष्प्रचार जनता के मन में भर के, बीजेपी हो या जो एनडीए गठबंधन है उसके विरुद्ध भर भर के पड़ा रहता है। एआई सॉफ्टवेयर से, विदेशियों से बनवा करके, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, एक पेड सॉफ्टवेयर से बनवाया जाता है एआई सॉफ्टवेयर, जिसमें हूबहू नेताओं का क्लोन बनता है, हूबहू नेताओं का आवाज फीड होता है और बैकग्राउंड में रियलिटी चलती है, मंचों की, भाषण की सभाएं चलती रहती हैं और वो विदेश से तैयार किया हुआ पूरे भारत के अंदर चंद मिनटों में यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल चल जाता है। कारण इसका क्या है कि वो अगर जब इंप्रेशन भेजता है, अगर वो चाह जाए तो प्रत्येक मोबाइल पे एक साथ चला जाएगा, वायरल करने की जरूरत ही नहीं है, एक साथ चला जाएगा। अगर वो चाह जाए तो सारे डिस्प्ले पे वो दिखता है और वो यही हुआ। और ये रैकेट कामयाब हुआ है ये करने में, जिसमें ये मुद्दा बनाया गया। और इसमें कुछ मैं कहूंगा कि कुछ गलतियां भारत के सरकार पक्ष के लोग भी किए हैं, जिसमें संविधान बदलने का एक मुद्दा जिन्होंने बोल दिया उत्तेजना में कि जीतने के बाद हम संविधान बदल देंगे। ऐसे विचार वालों का मौका जो बनता था विपक्ष के पास खूब बढ़िया भुनाया है। और ऐसे लोगों का, जिसमें अमित शाह का एक वीडियो, अमित शाह जी का वीडियो एक वायरल हुआ था, जिसमें वो बोल रहे हैं राजपूत भाइयों का अपमान कर रहे हैं, राजपूत का अपमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी मराठा का अपमान कर रहे हैं, मराठियों का अपमान कर रहे हैं। ये एआई सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में जो जानता है वो अच्छी तरह बात को समझता होगा, जो नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों को झूठ समझते होंगे। और समझे, मुझसे इससे मतलब नहीं है। हमारा काम है सभी दल, सभी पक्षों के गलतियों को उजागर करना और सच्चाइयों को उजागर करना। बस यही है कि आप तक उस आग की लपट, आंच पहुंचते पहुंचते कहीं देर न हो जाए, आप उस जाल में फंस न जाएं, इसलिए ऐसे वीडियो हम लोग बना रहे हैं। साथ में ऐसे बहुत सोशल मीडिया पे हैं जो ऐसी चीजें बनाकर लोगों की आंख खोलना चाहते हैं, लेकिन वो आंखें नहीं खुल पाती, इसलिए कि जो नेता हैं वो बड़ी दीवार बन करके खड़े हैं। कोई किसी को अंधभक्त करके बुलाता है, कोई किसी को दरबारी, कोई किसी को गोबर भक्त। इसी में लड़ के मर रही है जनता यहाँ का, और नेता आनंद लेते हैं विदेशों से। अपने देश के अंदर एआई सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करके इतना फाइन वीडियो एडिट होता है, इतना महीन छोटा सा एक कट लगता है जो आप समझ नहीं पाते, रियल वीडियो के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। चाहे वो देश के विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सभी लोग ये करते हैं। और इस एआई सॉफ्टवेयर से सबको गुमराह किया गया है, दोनों दलों ने किया है। जो ज्यादा गुमराह कर लिया, कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कि समाज को झकझोर दिए, जैसे संविधान बदलने का, आरक्षण खत्म करने का। और ये इतने लोगों तक पहुंचा कैसे? बस यही है कि गूगल और यूट्यूब ने इसको खूब प्रमोशन दिया, क्योंकि उसके साथ एक गठबंधन बन गया था। जर्मनी है, यूएसए है, यूके है, आप जानते हैं, ऐसे जगहों से ये सब रैकेट चले हैं। और सीधा इंप्रेशन दे के सारे वीडियो मोबाइल पे, एंड्रॉयड मोबाइल हो, एलईडी टीवी हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो भी ऑन थे, सबके ऊपर एक साथ डाला जाता था और वायरल किया जाता था। ज़्यादा इसमें शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब सिस्टम ही उसको अगर प्रेजेंट करता है तो सब जगह पहुंचेगा ही। और लोगों के मन में 1 लाख का लालच, संविधान बदलने का डर, आरक्षण हमारा खत्म होगा, ये सारे डर, इतना ज़्यादा प्रोपगंडा ये फैला कि ये काम कर गया। आपने भरोसा किया, हराया बीजेपी को कम सीटें मिली, एनडीए को कम सीटें मिली, लेकिन आप गुमराह हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे से आप किसी भी वीडियो की सच्चाई जाने, इसमें तो एक वीडियो
पे जो एक राज्य के कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका हाथ सामने आया था और उनके ही दफ्तर से ये वीडियो लीक किया गया था जो अमित शाह जी का था। तो अपने बुद्धि विवेक से आप काम करेंगे तो ऐसे चीज़ों में नहीं फंसेंगे, गुमराह नहीं होंगे। जो देश के लिए अच्छा काम करता है उसके लिए आप वोट करें, अपराधियों के लिए वोट ना करें, गंदे नेताओं के लिए वोट ना करें जो आपके सामने गंदे गंदे आचरण लेकर आता है, गंदे वीडियो लेकर आता है, झूठे झूठे वादे करता है, झूठ बोलने का एक पूरा सिस्टम बना के रख देता है। उसके पूरे सिस्टम झूठ बोलने में लग जाते हैं, सारे गठबंधन झूठ बोलने में लग जाते हैं। उनको आपको परखना है। साथियों, इस देश के अंदर संविधान, इसको आप देखेंगे तो संविधान सबके लिए एक विधान होना चाहिए, उसको संविधान कहा जाता है, वो संविधान कहलाता है। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं संविधान के ऊपर, लेकिन संविधान का अर्थ यही है, संविधान सबके लिए बराबर जो विधान हो वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। इस देश के अंदर हर धर्म के लिए कानून अलग, हर जाति के लिए कानून लगभग अलग, हर स्टेट का अपना कानून अलग, और देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें बैठ के चलाने वाले सरकार का भी एक अपना कानून अलग, कानूनी अमेंडमेंट भी होती हैं। साथियों, ये जो देश के पास कानून का व्यवस्था है, जो संविधान के अंदर कानून बने हैं, आप देखिए एक इमेज, ये इन सारे देशों का ये वहां से कॉपी किया गया कानून को, और उस कानून को उठा करके भारत के ऊपर थोड़ा मोड़ा सा उसको परिवर्तित करके इस अंग्रेजों के बनाए कानून को भारत के ऊपर थोप दिया गया। साथियों, अंग्रेजों के समय के कानून और लगभग भारत के आजाद भारत के 55 से 60 वर्षों के अंदर बनाए गए लगभग कानून, इन सब चीजों पर अमेंडमेंट करने की वाकई जरूरत है। इसको एक बार रिफॉर्म करने की जरूरत है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से कानून बनाने की जरूरत है, सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जो नेता झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपगंडा फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, इस देश के किसी भी दल के हों, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, रीजनल पार्टियों के हों, जो झूठा प्रचार करता है, जो झूठ बोलता है, झूठ बोल के वोट लेता है, सख्त कानून होना चाहिए। उनके ऐसे नेताओं के ऊपर भी देशद्रोह लगना चाहिए, उनको आजीवन कारावास तक की सजा होनी चाहिए कि झूठ बोल करके करोड़ों जनता को आप गुमराह करते हैं। जो वादा पूरा हो ही नहीं सकता, वैसे वादे आप करते क्यों हैं? ऐसे कानून की जरूरत है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून, इन नेताओं को संसद में बैठा करके नेताओं को अपने हित के लिए बनाए गए कानून को हटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए, जिसमें अपराधी चुनाव लड़ते हो, झूठ बोलने वाले चुनाव लड़ते हो, झूठा गुमराह देश को करते हो। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। साथियों, साइबर क्राइम जितने भी ये फुटेज वायरल हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष ने किए हो या विपक्ष ने किए हो, ये जो साइबर क्राइम है, ये साइबर जो वीडियो वायरल हुए हैं, गंदे वीडियो वायरल हुए हैं, जितने भी अश्लील देवी देवताओं के फोटो फुटे अपमानित करने वाले, चाहे वो हिंदू मुसलमान के करते हो या मुसलमान हिंदू का करते हो, या वो नास्तिक के रूप में और धर्म के लिए करते हो, या बौद्ध धर्म वाले हिंदू का करते हो, या हिंदू बौद्ध धर्म का करते हो, या कोई भी धर्म वाला किसी का करता हो, ये भी एक साइबर क्राइम में आता है। और ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का तलाश करके कठोर दंड देना चाहिए। यहां तक तो मैं कहूंगा कि साइबर क्राइम करने वालों के लिए भी इतना कठोर कानून होना चाहिए कि कम से कम 20-25 साल वो जेल में जाके सड़े। हमारे देश का कानून बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। पूरे कानून को रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक बार संसद के अंदर विचार रखने योग्य सारे कानून हैं कि उसमें संशोधन किया जाए। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले
एक सड़क हादसे पर एक कानून बना था जिसका घोर विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ था? किसी के घर का आप मुखिया को खत्म कर दें, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं या किसी वजह से गाड़ी से आपके हादसे हो जाते हैं, किसी का परिवार उजाड़ दें, आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं होगी। मैं सड़क पे जा रहा हूं, मुझे कुचल कर चले जाइए, मेरा परिवार उजड़ जाए, आप मौके का फायदा उठा करके भाग जाएं, ना पकड़े जाएं। कठोर कानून बनना ही चाहिए ताकि आप सड़कों पर अगर चलाते हैं तो एक लिमिट हो, आपकी एक स्पीड हो, कंट्रोल हो। अगर आप बढ़िया ड्राइवर हैं तो कंट्रोल करके अच्छी गाड़ी चलाइए। ऐसे कानून नशे को रोकता है। जब ट्रक के जो कानून बने थे, वाहन नियंत्रण करने के लिए, हादसे को नियंत्रण करने के लिए कठोर 10 साल की सजा का कानून बना था। ये सही बना था, गलत नहीं है ये। आप किसी की दुनिया उजाड़ देंगे, शराब पी करके गाड़ी चलाइए, किसी को कुचल दीजिए। कोई 10-5 आदमी किसी वजह से कहीं सड़क के किनारे आ जा रहा है, आप शराब पी करके उसके ऊपर पूरा गाड़ी चला दीजिए। लेकिन इसमें भी एक प्रावधान था कि अगर आप वहां जाते हैं, आपसे गलतियां अगर होती हैं, आप नशे में नहीं है, नशे में होंगे तो आप जाएंगे ही नहीं। अगर आप नशे में नहीं है, जाते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो उसमें मौका है आपको कम दंड लगे, कम अर्थदंड लगे। टैक्स का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए इस देश के अंदर। सच पूछिए तो जो माहौल बन चुका है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जिससे जनता के ऊपर, इस देश के ऊपर लाखों करोड़ों रुपयों का भार कम हो। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। एक किताबें होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की एक किताब होनी चाहिए जो वहां के लोकल लैंग्वेज में भले छपे, लेकिन एक प्रकार की शिक्षा पूरा भारत ग्रहण करे, अपने लोकल लैंग्वेज में ग्रहण करे। किसी धर्म का किताब अलग हो, किसी धर्म का किताब अलग हो, ये गलत है। किसी धर्म को, इस सेकुलरवाद देश के अंदर, धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर किसी धर्म विशेष को अलग से अपनी पढ़ाई करने की इजाजत क्यों दी गई? जब यह धर्म निरपेक्ष देश है तो किसी एक धर्म के लिए आप अलग से कोई कानून कैसे बना सकते हैं? ये गलत नहीं है? ये जनता क्या नहीं सोचती है? ये बहरी अंधी जनता क्या नहीं देखती है, या उन्हें नहीं देखना चाहिए? सेक्युलरवाद की परिभाषा क्या है? धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है? संविधान की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? एक समान अधिकार, एक बराबर अधिकार सबका। तो क्यों वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? इसके लिए संसद में चर्चा क्यों नहीं होती? सारे जो धर्म आपके हैं उस धर्म के लिए भी एक किताब हो ना, इसमें सब लोग पढ़े उसको। सारे सब्जेक्ट के जो बुक बनने वो सारे राज्य में हो, लोकल लैंग्वेज में हो, लेकिन ज्ञान वो सभी लोग एक तरह का करें। धार्मिक अगर आपको करना है तो ये पुस्तक बनाइए और सारे धर्म को उसमें रखिए। सारे धर्म के विषय में सारे लोग पढ़ें, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग हर धर्म के विषय में जानें, उसकी सच्चाई और उसके लिए एक श्रद्धा बने। ऐसे वातावरण बनाए जाएं। कानून नहीं बनाया जाता, किसी धर्म को आप इतना छूट दे दें कि वो नंगा नाच नाचे देश के अंदर, और किसी धर्म को आप इतना दबा दें कि पूरा वो धर्म संकुचित हो जाए, बिल्कुल एक मरणासन स्थिति में आ जाए। वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होना ही चाहिए। अगर यहाँ समानता लानी है, समान अधिकार देना है, तो एक सब्जेक्ट की किताब जो बने वो पूरे देश के अंदर हो। वन नेशन वन हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार आयुष्मान कार्ड बनाती है, कोई राज्य उसको लागू ही ना करे। एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम बनना चाहिए जो गरीबों को बहुत सारा मदद कर सके। उसमें तमाम चीजें ऐसी हों जो छोटे रोग से लेकर बड़े रोग तक का इलाज करती हों। वो हेल्थ केयर सिस्टम में ये चीज होनी चाहिए। इसके विषय में संसद में कभी चर्चा नहीं होती है, ना लोकल विधानसभाओं में चर्चा होती है कि वन नेशन वन हेल्थ केयर सिस्टम बने, जिससे सारे राज्य के अंदर सारी बीमारियां उसमें डिस्क्रिप्शन में पड़ी हो, उन बीमारियों का इलाज हर राज्य में हर लोग करा सके। ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम बनना चाहिए। आज भी नाम आयुष्मान हेल्थ कार्ड है साथियों, लेकिन उससे इलाज अभी भी
अगर हम कहेंगे तो कितने लोगों को तकलीफ होगी। बजट का 95% हिस्सा विदेशी दवाइयों में जाता है। हमारे देश का आयुर्वेद, हमारे देश के जो चरक निदान, ये सब जो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज जो होते थे उन सबको खत्म कर दिया गया। अगर कोई भी देश का ऐसा व्यक्ति जो आयुर्वेद को बढ़ावा देता है, एक इकोसिस्टम जो विदेशी टूल किट है उसके पीछे पड़ जाता है और इसको मीडिया और यूट्यूब हुआ, सोशल मीडिया हुआ, गूगल हुआ, इसको बढ़ावा देता है। ऐसे वीडियो को मैंने बताया ना कुछ देर पहले कि इंप्रेशन भेजता है। ऐसे लोगों को वो बिल्कुल दखल ही नहीं देना चाहता जो विदेशों को नीचा दिखाए और भारत के अंदर आयुर्वेद को बढ़ावा मिले, ऐसा कोई चाहता ही नहीं। विदेशी टूल कूद जाता है और उसको इतना ज्यादा दिखाया जाता है, सारे वीडियो इंप्रेशन के जरिए सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसकी बुराइयां की जाती हैं, उनको गलत नजरिए से पेश किया जाता है। ये है आयुष्मान कार्ड, जिसमें आयुर्वेद का दूर तक कुछ लेना नहीं है, होम्योपैथ का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। 95% की दवा लगभग में विदेशों से बजट का खर्च होती है। ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम में हम जी रहे हैं। इसके विषय में संसद में चर्चा होनी चाहिए। वन नेशन वन हेल्थ केयर सिस्टम बनना चाहिए। अपने देश के आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए। जब ये इंग्लिश मेडिसिन नहीं थी, क्या उसके पहले देश नहीं चलता था? क्या उसके पहले देश विदेशों से युद्ध नहीं हुआ करते थे? लोगों का रक्त नहीं बहता था? लोगों की बीमारियां लोगों को नहीं आती थी? खैर, आज के दौर में जितनी बीमारियां हैं, आज से कुछ हजार साल पहले वाकई इतनी बीमारियां थी भी नहीं, और थी भी तो उस समय आयुर्वेदिक सुविधाएं थी। अंग्रेजी दवाइयों का बोलबाला ही नहीं था उस समय। लेकिन ऐसे जो टूल किट वाले हैं, विदेशी मीडिया वाले हैं, जो इस देश के गद्दारों के साथ मिल करके यहाँ पे तुरंत अगर कोई आयुर्वेद को बढ़ावा देता है, उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। इस देश के अंदर कोई क्रीम बनता है, उसे एक काला आदमी को 7 दिन में, 1 महीने के अंदर पूरा गोरा बनाया जाता है, गोरा बनते हुए दिखाया जाता है। उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है कि क्या यह सत्य है, तो भारत के अंदर काले लोग क्यों हैं। लेकिन अगर कोई आयुर्वेद को बढ़ावा देता है, उसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। इसलिए जाता है कि एक टूल किट है, एक खालिस्तानी संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है, एक वामपंथी संगठन है जो न्यायपालिकाओं के ऊपर भी हावी है। वन नेशन वन पीनल कोड सिस्टम होना चाहिए। कानून में अमेंडमेंट, संविधान में ऐसे जो अंग्रेजों के गुलामी के जो उसमें पड़े हैं एक्ट, इसको खत्म करने की जरूरत है। 1600-1700 साल ये देश गुलाम था, मुगलों का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। ऐसे गुलामों के जो यहाँ पे साक्ष्य हैं, कोशिशें करनी चाहिए संसद के अंदर से कि इन चीजों को आप भुलाएं। एक जो भारत की तस्वीर है, उस संस्कार को आप दीजिए, जो वो संस्कारें जो पहले थी, जो नाम थी, जो गुलाम भारत को तकलीफ पहुंचाता था, पहले भारत को गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए था, ऐसे लोगों के नाम इस देश के अंदर से खत्म होना चाहिए। वन नेशन वन पीनल कोड होना चाहिए। आज भी हवाई जहाज पे भारत लिखा हुआ नहीं दिखेगा, वहां पे पहले वीटी लिखा जाता है, यानी विक्टोरिया। ये है क्या? अभी गुलामी की मानसिकता। यहाँ के सड़कों के नाम मुगलों के ऊपर, यहाँ के सड़कों के नाम अंग्रेजों के ऊपर, यहाँ के ऐसे सामूहिक स्थान मुगलों के नाम पे, अंग्रेजों के नाम पे क्यों? 76 साल के ऊपर देश आजाद हो गया है, यहाँ का अपना एक सिस्टम क्यों नहीं है? यहाँ के जो शहीद हुए भारत के लिए, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने यहाँ की मिट्टी में अपना शरीर दफन किया है, यहाँ पैदा हुए आजाद भारत के अंदर, उस आजाद भारत के अंदर पैदा हुए, शहीद हुए उन नेता लोगों के नाम पे या शहीद जवानों के नाम पर, शहीद वीरांगनाओं के नाम पर क्यों नहीं यहाँ का नाम होगा? क्यों हम जी रहे हैं उस पुराने गुलामी के नाम को लेकर के? लेकिन आप नाम बदलने जाते हैं तो वो टूल किट एक जो गद्दारों के साथ मिला हुआ है, तुरंत प्रोपेगेंडा फैलाता है। नाम बदलने से क्या होता है? होता है नाम वो नहीं बदलता है। धर्मांतरण जो हो रहा है इस समय, धर्म परिवर्तन हो रहा है। लोग पहले ईसाई जब बनते थे तो अपना पादरी उसका नाम बदलवाते थे, लेकिन अब वो चीज भी खत्म हो चुका है। अगर किसी का नाम राजेश है तो अब राजेश से बदल करके उसका नाम जो है कोई भी डिसीजो वगैरह नहीं रखा जाएगा, वो
जो है उसी नाम से, राजेश नाम से ही जिएगा, लेकिन वो अंदर से ईसाई धर्म कबूल कर लिया है। ये बेहद खतरनाक है, एक धर्मांतरण का मुद्दा भी। साथियों, परिवर्तन होना चाहिए। ये देश वाकई बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से विदेशी टूल किट, विदेशी ईसाई, इस्लामिक, बौद्धिक, वामपंथीकरण के चपेटे में बिल्कुल जकड़ सा गया है। आप कुछ भी करके देखिए, आपके पीछे ये फेक आईडी बना करके टूट पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही के हैं, न जाने कितने हिंदू जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वो फेक आईडी बना करके मुसलमान बनते हैं और मुसलमान के बीच में जा करके अनेकों ऐसे वीडियो डालते हैं जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है, धर्म के विषय में दुष्प्रचार करते हैं। साइबर क्राइम का अपराध सच पूछिए तो वो फांसी तक होना चाहिए। झूठ जो नेता बोलते हैं उनको आजीवन कारावास या फांसी होना ही चाहिए। जो 140 करोड़ देशवासियों, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को फांसी होनी चाहिए। ऐसे साइबर अपराध करने वालों को फांसी होनी चाहिए। इस देश में सिस्टम बदलना ही चाहिए और इस देश की जनता के लिए आवाज उठाने वाला सिर्फ अपने स्वार्थ में आवाज उठाता है। कोई भी नेता संसद के अंदर जा करके इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं करता है। कभी भी आपने ये सवाल किया है? एक बात चली और उन्होंने चंदा के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लाया। देश पूरा जान गया, 60 करोड़ के आसपास उन्होंने एक कंपनी से चंदा लिया जो शराब का कारोबार करती थी और वो नेता भी है। लेकिन चीज उजागर हुई। अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड अगर नहीं होता, सूटकेस भर के जो थमाया जाता था पार्टी दफ्तर के अंदर, अगर ऐसा सिस्टम चला आता तो ये आज के डिजिटली दुनिया के अंदर ये चीज उजागर नहीं होता, अगर ये सूटकेस से पैसे थमाने वाली बात होती तो। लेकिन किसी दल ने बताया कि हमने भी चंदा इतने समय में लिया, किसी ने नहीं बताया। साथियों, इन नेताओं के पास पैसा किसका जाता है? ये क्या किसानी करते हैं? किसानी करके लाखों करोड़ों रुपए अपने बैंक बैलेंस बना करके रखे हुए हैं, उनके व्यक्तिगत खाते में करोड़ों रुपए हैं, उनके पार्टी फंड में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं, खुद के कमाए हुए हैं पैसे उनके, किसी भी दल के हो, बीजेपी हो, सपा, बसपा, डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी हो, जेडीयू हो, किसी भी पार्टी फंड के अंदर करोड़ों अरबों रुपए पड़े होते हैं। किसके पैसे हैं वो? क्या उनके दल के अंदर जो नेता शामिल हैं वो किसानी करके पैसा ले जाके जमा करते हैं, चंदा देते हैं क्या? वो सदस्यता शुल्क लेते हैं, चंदा लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, सभी लेते हैं। ये कोई व्यापार नहीं करते, ये कोई छोटा ये ठेले खुमचे लगाने वाले नहीं है, ये बनिए की दुकान करने वाले नहीं है, ये ब्राह्मण बन करके शादियां नहीं कराते, ये पाठ नहीं कराते, ये किसान भी नहीं है, ये कारपेंटर भी नहीं है, ये राजगिरी का काम नहीं करते। कहां से इतना पैसा पाते हैं? ये हमारे आप से चंदा लेते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों से चंदा लेते हैं। जितने भी योजनाएं हमारे आप के लिए बनती हैं, उन योजनाओं में से करोड़ों रुपए वो घूस खाते हैं। ये है उनका सिस्टम। और इस सिस्टम को डिजिटली माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड उजागर किया है। जो सूटकेस भर भर के, पेटियों में पैसा भर भर के लोग लेते थे, ऐसा नहीं है। ये डिजिटल सिस्टम सारे चीज अब उजागर करता है। इसी डिजिटल सिस्टम की देन है जो बीजेपी पिछले 10 वर्षों के अंदर इस डिजिटल सिस्टम को आम जन तक पहुंचाया है। इसमें जियो का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने फ्री सिम बांटा। आज पूरा भारत डिजिटल बन चुका है लगभग में, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के पास कीपैड मोबाइल भी नहीं है। लेकिन इस डिजिटल सिस्टम में चीजें बहुत तेजी से उजागर होती हैं, झूठ बहुत तेजी से उजागर होता है। फिर भी इस देश के अंदर इंडी गठबंधन ने तमाम एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा गुमराह करने में देश की जनता को एक सत्यता है कि गुमराह करने में उन्होंने सफलता हासिल की है। और एनडीए गठबंधन चूक गई है। जिस डिजिटल सिस्टम को वो लाई है, विदेशी मीडिया के द्वारा, विदेशी एआई सॉफ्टवेयर के इस एक्सपर्ट के द्वारा जो प्रोगंडा चलाया गया, उसके आगे बीजेपी नतमस्तक हो गई। डिजिटल सिस्टम के माध्यम से वो आम जनता को जागरूक करते हैं, सारी चीजें उनके पास पहुंचती हैं। वही डिजिटल सिस्टम उनके लिए काल भी बना है। और उनकी कुछ योजनाएं उनके पार्टी के लोग धरातल तक नहीं उतारते हैं, जनता के साथ गद्दारी करते हैं। जिसके दल के
35-35 मंत्री हार जाते हैं, ये साफ है कि उन्होंने काम खराब किया है। जनता के बीच में वो कम समय रहे हैं, 1 लाख के वादों का भी वो शिकार हुए हैं, धर्म परिवर्तन करने वालों का भी शिकार हुए हैं, विदेशी टूल किट भी काम की है। जो इंप्रेशन भेजे गए वो सबके मोबाइल पे इकट्ठा जाते थे, बहुत तेजी से वायरल हुए हैं। और ऐसे नेताओं की गलतियां जिन्होंने कहीं कहीं चौपाल में संविधान बदलने की बात कही है, ये सारे मुद्दे सत्ता पक्ष को बिल्कुल कमजोर किए थे और हराए थे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किए वैसा भुगते। लेकिन जनता, आप किसी भी दल के चश्मे न पहनिए। आप सोचिए, भारत के लिए सोचिए, धर्म परिवर्तन के चक्कर में भी मत आइए। और मेरे कहने से तो कोई मानने वाला है नहीं, जब तक वो जलेगा नहीं उसका शरीर, तब तक बरनौल की जरूरत उसको पड़ेगी नहीं। इस देश के अंदर कुछ भटके हुए लोगों का नाम काफी वर्षों से लिया जाता है। भटके हुए लोग, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सही है। सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। लेकिन जब सांपों का झुंड सामने खड़ा हो, सामने रेंगता हुआ, तेजी से दौड़ता हुआ जब सांपों का झुंड सामने अगर आपके ऊपर हमला करने के लिए आता है, या आपके घरों में छुपकर बैठा रहता है, दिख जाता है वो सांपों का झुंड, सपोलों का झुंड, तो आप उसमें से पहचान नहीं कर सकते कि ये कौन सांप इसमें जहरीला है, कौन सांप बिना जहर का है। वहां आप जान बचा करके उस एरिया से ही भाग जाएंगे। और ऐसा ही होता है यहाँ पे। आप सांपों में कौन जहरीला है, कौन जहरीला नहीं है, मरेंगे तो आप जहरीले सांप के काटने से भी, और जो इसमें जहर नहीं है अगर वो भी काटता है तो आप घबराएंगे, और उस घबराहट में आपका हार्ट फेल होता है, खत्म हो जाएंगे। तो जहरीले सांपों सपोलों से सावधान होइए समाज के। और कौन जहरीला है, कौन जहरीला नहीं है, ये चुनाव मत किया कीजिए कि ये जहरीला नहीं है तो इसके काटने से हम मरेंगे, नहीं, बच जाएंगे। नहीं, सांपों के झुंड को अगर आप देखते हैं तो बचिए। ऐसे सांपों के झुंड को आप पनपने का मौका मत दीजिए, क्योंकि आप उसमें परिवर्तन नहीं देख कर सकते, पता कर ही नहीं सकते कि उसमें कौन जहर है, किसके पास कौन जहरीला नहीं है। मरेंगे तो आप पक्का ही। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, एक वीडियो में नहीं की जा सकती, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। साथियों, मेरा एक और चैनल है ऑल की फैक्ट, जिसपे हम टेक्नोलॉजी से संबंधित सहारा से जो मुद्दा बहुत ज़्यादा चला था इस देश के अंदर, इसका भी चुनावी फैक्ट कुछ ना कुछ रहा होगा। सहारा का वीडियो हो गया, उसके संबंधित वीडियो हो गए, टेक्नोलॉजी से हो गए, सरकारी योजनाओं से संबंधित हो गए, ऐसे कई सारे वीडियो उस चैनल पर हम लाते रहते हैं, जिसका नाम है ऑल की फैक्ट। इन सियासतदारों से, इस राजनीतिक दलों से बच के रहा करें। ये इस्तेमाल जनता का करती हैं, पैसा आपसे लेती हैं, झोलियां अपनी भरती हैं, पैसा आप पे लुटाती हैं, 10 रुपए लुटाती हैं, 10 करोड़ वसूलती हैं। जो भी उनकी योजनाएं होती हैं उनमें भी वो खाते हैं, कमीशन लेते हैं। ये सिस्टम कभी खत्म नहीं हुआ है। 2014 में ये सब सिस्टम खत्म करने के लिए देश ने मोदी सरकार को चुना था, लेकिन ये सिस्टम तब भी नहीं खत्म हुआ था, अब भी खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार का बोलबाला वही है, नेता वही है, दल बदल लेते हैं, मानसिकता वही रहती है। वो मानसिकता नहीं बदल सकते, दल भले बदल लें, मानसिकता नहीं बदलती। वो आपका पैसा आपके बीच में चंदा के रूप में, एक लोक लुभावन के रूप में फेंकते हैं, फिर 5 साल आपका सारा हक मार के बैठ जाते हैं। करोड़ों रुपए उनके पार्टी फंड में होते हैं, उनके व्यक्तिगत अपने खातों में होते हैं। आप गुमराह होते हैं। इस जनता इन दलालों, इन नेताओं के, इन विदेशी से चल रहे देश के अंदर लोगों को गुमराह करने वाले रैकेट में न फंसे। इन सियासतदारों से बच के रहें। साथियों, सियासत भी क्या खूब एहसान करती है, सियासत भी क्या खूब एहसान करती है। पहले आंख छीनती है, फिर चश्मा दान करती है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से एक आवेदन किया है, निवेदन किया है कि वो देश में कहीं भी कुछ घटना घटती है उसके बारे में बोलें। तो साथियों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो आगे तक जाए। इस मेरे बेबाक चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।